आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहा करते थे। वो अपना गुजारा चलाने के लिए घराट यानी पंचक्की चलाते थे। उस जमाने में अनाज या तो हाथ चक्की से पीसा जाता था या पंचक्की से। घराट ऐसे नालों के किनारे होते हैं जिनमें 12 महीना पानी रहता है। उन घराट भी घर से बहुत दूर था। उस जमाने में अधिकांश वस्तु विनिमय होता था, पैसों का चलन कम था। तो जो भी उनके पास अनाज पिसवाने आता उसे उनको मेहमान के तौर पर थोड़ा सा अनाज पिसा देना पड़ता था। इसी से उनका गुजारा होता था। वो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। सुबह 5 बजे ही वो अपने घराट चले जाते थे और रात को जब तक सारा अनाज नहीं पिस जाता तब तक घर नहीं आते थे। कभी कभी तो देर भी हो जाती थी। पहाड़ी में तो अंधेरे में हिंसक पशुओं का खतरा भी रहता है। लोग उन्हें डराते रहते थे कि उस अंधेरे नाले में बहुत से भूत प्रेत रहते हैं। अंधेरे में आया जाया मत करो, कभी कोई तुम्हें मार डालेगा। लेकिन वो इन सब बातों से नहीं डरते थे। एक बार की बात है, धान रोपाई का समय था। पुराने ज़माने में हमारे पहाड़ों में प्रथा थी कि सबकी रोपाई बारी बारी से होती थी। गांव के हर घर में से 1-2 सदस्य उनकी मदद करने जाते थे। जिनके खेत में रोपाई होती थी वो उन सभी लोगों के लिए खाना बनाते थे। इसलिए बहुत लोग बहुत सारा अनाज पिसवा कर रख देते थे और बैलों के लिए जौ भी पिसवा लेते थे। इसलिए उनके घराट पर बहुत सारे अनाज के थैले भरे हुए थे। वो घराट दूर खेतों के बीच में था। वहाँ बहुत सारे गांव के लोग अनाज पिसवाने आते थे। एक दिन उनके पास बहुत सारा अनाज पिसने के लिए आया। रात को वो पूरा पीस नहीं पाए तो उन्होंने सोचा कि कल सुबह जल्दी आकर इन्हें पीस लूँगा, क्योंकि सभी लोगों ने उनसे कहा था कि आप हमारा अनाज कल तक पीस दीजिएगा। उन्होंने भी पता था कि इस समय लोगों को अनाज की बहुत ज़रूरत है। इसलिए बचे हुए बहुत सारे थैले उन्होंने घराट के एक तरफ रख दिए और घराट बंद करके घर आ गए। दूसरे दिन सुबह उठे, बस अंदाजा लगाया कि सुबह होने वाली है। उठकर बाहर आए तो देखा मोटी बारिश लगी हुई थी। अभी सुबह के 3-3:30 बजे का समय हो रहा होगा। तभी उनकी पत्नी ने उनसे कहा, अभी क्यों उठ गए आप? इस पर वो बोले, आज मुझे ज़रा जल्दी जाना है। तो इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अरे अभी तो आधी रात हो रही है, अभी कहाँ जाइएगा? इस पर वो बोले, अरे नहीं, मैंने लोगों से कहा है कि मैं कल सुबह तक उनका अनाज पीस दूंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया मगर वो नहीं माने। उन्होंने अपना हाथ मुंह धोया और हाथ में लालटेन पकड़कर घराट की ओर चल पड़े। सारा रास्ता सुनसान था। सीधे वो अपने घराट पहुंचे और अनाज पीसने लगे। अभी एक थैला अनाज पीसा ही था कि तभी एक आदमी की आवाज़ आई, ताऊ जी ज़रा मेरा गेहूं पीस दो। उन्होंने देखा कि एक पूरा भीगा हुआ आदमी हाथ में गेहूं का थैला लिए खड़ा है। गेहूं पॉलिथीन के अंदर थी तो वो बच गया था। इस पर वो बोले, अरे इतने अंधेरे में? अभी तो सुबह भी नहीं हुई, कहाँ के हो तुम? इस पर उस आदमी ने अपने गांव का नाम बताया और साथ ही कहा, कल सुबह हमारे खेत में रोपाई है। कल भी मैं किसी और के यहाँ रोपाई में गया था, इसलिए गेहूं पिसवाने नहीं आ पाया। आप मेरा गेहूं पीस दो। इस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है, इस थैले के बाद तुम्हारा ही गेहूं पीस दूंगा। अनाज पीसते पीसते उन्होंने पूछा, तुम उस गांव में किसके बेटे हो? वहाँ तो मैं लगभग सभी को जानता हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरे पिताजी का नाम जगत राम है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, इस नाम का कौन सा आदमी उस गांव में रहता है भाई?
मैं तो नहीं जानता। इस पर वो आदमी थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे ताऊ जी तुम अनाज पीसो ना, मुझे देर हो रही है। तो इस पर बुजुर्ग आदमी बोले, अरे बेटा मैं तो बस समय काटने के लिए पूछ रहा था, तुम्हें पसंद नहीं तो अब नहीं पूछूंगा। इस पर वो आदमी अपने घुटनों के बीच सिर रखकर बैठ गया। इस पर बुजुर्ग आदमी बोले, अरे बेटा ऐसे सिर झुका कर नहीं बैठते हैं, अपशगुन होता है। पर उसने जैसे सुना ही नहीं। बुजुर्ग आदमी को उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी लग रही थी। उन्होंने सोचा शायद कोई पागल आदमी है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। बुजुर्ग अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने ध्यान दिया कि वो आदमी वहां पर था ही नहीं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, अरे भाई कहाँ गए तुम? तो इस पर वो बोला, ताऊ जी मैं आपके घर आट के छत पर हूं। और वो वहां धम धम करके अपना पैर बजाने लगा। इस पर बुजुर्ग आदमी बोले, अरे पागल है क्या? इतना बोलकर वो उसे देखने जाने ही वाले थे कि वो आदमी ठीक उनके सामने आ खड़ा हो गया। फिर कभी उसकी आवाज दूर से आती, कभी बुजुर्ग आदमी को लगता कि कोई उसके कान के पास आकर बोल रहा है। कभी वो दिखता तो कभी गायब हो जाता, कभी जोर जोर से हंसने लगता, कभी जोर जोर से रोने लगता। अब तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आंख बंद कर लिए और भगवान शंकर का नाम लेने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी उन बुजुर्ग आदमी को याद आया कि उनके गले में रुद्राक्ष की माला है। शायद तभी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। अब तो उनका शिव जी पर दृढ़ विश्वास हो गया और वो आंख बंद करके भगवान जी का नाम लेने लगे। कुछ देर तक तो वो उन्हें डराता रहा, पर जब बुजुर्ग आदमी नहीं डरे तो कुछ ही देर में आवाजें आने बंद हो गईं और फिर थोड़ी ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह सारे लोग अपना थैला लेने आए। उन्होंने उन्हें रात की सारी बातें बताई। सारी बात सुन लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सारे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई। उस दिन के बाद से सब लोग हमेशा सुबह उजाला होने के बाद ही घर से निकलते हैं और शाम ढलते ही घर में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा दोस्त विजय और मैं, हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ। 2-4 दिनों तक सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए। और हमारे घर से जो सबसे नज़दीक हिल स्टेशन था वो था दार्जिलिंग। ना तो मैं कभी दार्जिलिंग गया था और ना ही विजय, जिस वजह से हमने वहीं जाने का फैसला किया। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाना था और जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो प्लान के मुताबिक हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले हम लोग जलपाईगुड़ी पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे दार्जिलिंग। हम दोनों जब दार्जिलिंग स्टेशन पर उतरे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और शायद हम दोनों के अलावा उस ट्रेन से भी स्टेशन पर कोई नहीं उतरा था। चारों तरफ खामोशी का धुआं सा फैला हुआ था। खैर हमने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठ गए। घड़ी बता रही थी रात के 7:45 बज चुके हैं, मगर सुनसान माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी विजय ने मुझसे कहा, भाई यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। इतना कहकर मैंने फिर से एक दफा पूरे स्टेशन का जायजा लिया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। इतने में ही विजय बोला, चल बाहर निकल कर देखते हैं, कोई होटल वोटल मिले तो अच्छा है।
विजय की बात सुनकर हम दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। चलकर जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखकर हम और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि बाहर अंदर से भी ज्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दार्जिलिंग के बारे में अब तक मैंने जितना सुना था वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था, जिस पर मैंने विजय से कहा, भाई ये दार्जिलिंग ही है ना? इस पर विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ये दार्जिलिंग ही है। दरअसल आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है कि आज कोई बाहर नहीं दिख रहा हो। विजय की बात में दम तो था, क्योंकि सच में उस रात ठंड काफी ज्यादा थी, और हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, ऐसे में दार्जिलिंग में ठंड होना लाजमी ही था। खैर हम दोनों ठंड को नजरअंदाज करके किसी होटल वगैरह की तलाश में लग गए। स्टेशन के पास एक दो होटल तो थे, मगर जब हम कमरा बुक करने के लिए होटल के अंदर गए तो पता चला कि सारे के सारे कमरे पहले से ही फुल हो रखे हैं। हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ठंड में रात कैसे गुजरेगी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। हो सकता है स्टेशन के पास के सारे होटल फुल हों और आगे जाकर हमें कोई खाली कमरा मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर स्टेशन रोड से थोड़ा आगे जाते ही बड़े लंबे पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक काली रंग की टैक्सी खड़ी नजर आई। उस टैक्सी को देखते ही विजय ने मुझसे कहा, भाई ये टैक्सी वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल है या नहीं। अगर आसपास नहीं हुआ तो इसी को बोलेंगे हमें होटल तक छोड़ दे। विजय की ये बात मुझे ठीक लगी, लिहाजा हम दोनों चलकर उस टैक्सी के करीब गए तो पाया कि टैक्सी के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस यूं ही चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, भैया यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला बिना मेरी ओर पलटे ही बोला, नहीं आसपास कोई होटल नहीं है, जो है सब भरे पड़े हैं। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़े विजय ने उससे कहा, पर कोई तो होटल खाली होगा, आप जरा हमें वहां तक पहुंचा देंगे? दूर भी होगा तो चलेगा। विजय की बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर उसने गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद विजय उसके बगल वाली सीट पर और मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हमारे बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और हम निकल पड़े किसी होटल की तलाश में। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में 7:45 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। रास्ते पर हमारी टैक्सी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारी टैक्सी फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी, उस रास्ते को देखकर ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई होटल मिल भी पाएगा। पर हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर तक हमारी टैक्सी ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद टैक्सी एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। टैक्सी रोकते हुए उस आदमी ने कहा, आइए साहब उतरिए, ये रहा वो होटल।
राहत की सांस लेते हुए मैं और विजय हम दोनों टैक्सी से नीचे उतरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चलते हुए उस होटल की तरफ जाने लगे। हालांकि उस वक्त वहां अंधेरा काफी घना था, पर चांद की धुंधली रोशनी में मैं उस होटल को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो होटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ कभी आग लगी हो। खैर मैंने कुछ कहा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला है, अगर इससे भी कमरा नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर हम तीनों होटल के दरवाजे पर गए। होटल का दरवाजा बंद था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने होटल के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया। हम तीनों चलकर होटल के अंदर दाखिल हुए। होटल के अंदर का भी नजारा बाहर के तरह ही था। सब कुछ जैसे जलकर काला पड़ गया हो। अभी मैं और विजय उस होटल को चारों तरफ से देख ही रहे थे कि तभी उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब इस होटल के सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जहां चाहो वहां रह सकते हो। ये होटल मेरा ही है और सबसे बड़ी बात, इस होटल में रहने के लिए आपको कोई किराया नहीं देना होगा। आप लोग मुफ्त में यहाँ रह सकते हैं। हालांकि अगर उस होटल का किराया होता तो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब उस होटल का किराया नहीं है तब तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम दोनों पास ही के एक कमरे में चले गए और अपना सामान कमरे के एक कोने में रखकर पलंग पर पसर गए। मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे अब मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त विजय ने मुझसे कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब लगेगा? इस पर विजय बोला, ये होटल ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर हम दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। हम दोनों को लग रहा था कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर होगा। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, मगर हैरानी वाली बात कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि तभी मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो। मैंने ये बात विजय को बताई तो उसे भी वो आवाजें आ रही थी, जिसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले और उस आवाज का पीछा करने लगे। उस आवाज का पीछा करते करते हम लोग एक कमरे के पास पहुंचे और जब उस कमरे के की होल से मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी का पेट कटा हुआ था तो किसी के पैर नहीं थे और किसी की तो आंतें बाहर निकली हुई थी। उन सभी के चेहरे काफी ज्यादा भयानक थे। विजय भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हम लोगों को ये समझ आ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा हम लोगों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागकर हम लोग वहीं रुके जहां हमें 3-4 लोग नजर आए। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस होटल में लोगों को वो टैक्सी वाला बहला फुसला कर ले जाता था, जहां उन लोगों की किडनी, आंख वगैरह निकाल ली जाती थी और बाजार में बेचा जाता था और उन लोगों को जान से मार दिया जाता था। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस टैक्सी वाले को तो मारा ही मारा और साथ ही साथ उस होटल को भी आग लगा दिया। कहते हैं कि तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी वो टैक्सी वाला लोगों को बहला फुसला कर उस होटल में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।